नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम वापस से टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए अपनी स्क्रीन पर पहले प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ चक्रवात हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आपके सामने लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा चक्रवात कौन सा होता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जी बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है वो हमारा कहाँ आता है, कर्क से मकर रेखा के बीच में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। आइए अब हम अपने स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्या कहता है इस प्रश्न का पहला कथन कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति के लिए कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति एवं 25 डिग्री सेल्सियस से कम समुद्री सतह का तापमान होना अनिवार्य होता है। देखिए जब भी कभी आपके सामने इस तरह से चक्रवात से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि यहाँ पर किसकी अनुपस्थिति की बात कर रहा है, क्या यहाँ पर जिस चक्रवात की, जिस साइक्लोन की बात कर रहा है उसके लिए इतना टेम्परेचर होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है वो करेक्ट नहीं है। क्यों, आइए समझते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कोरियोलिस बल जो है वो सहायक होता है, अनुपस्थित नहीं होता है, बल्कि ये इस चक्रवात के लिए सहायक होता है कोरियोलिस बल। ये तो स्पष्ट हो गया। फिर कह रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस के कम समुद्री तापमान का होना अनिवार्य होता है। इसको ना हम थोड़ा साधारण भाषा में और समझते हैं। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस से कम की बात कर रहा है यहाँ पर। अगर कोई वायु ठंडी होगी तो ठंडी होगी, वो भारी होगी तो वो ऊपर नहीं उठेगी, तो वो नीचे ही रहेगी। जब वो नीचे ही रहेगी, जब वो उठेगी ही नहीं ऊपर, तो चक्रवात कहाँ से बनेगा। तो आप सोचिए कि अगर यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, या हम कह सकते हैं 25-7 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर तापमान होगा, समुद्र की सतह का तापमान इससे अधिक होगा, तभी तो ये चक्रवात बनेगा। कैसे, जब वायु गर्म होगी वो ऊपर उठेगी तो चक्रवात का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर ये कथन पूरी तरह गलत हो जाता है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस से कम समुद्री सतह का तापमान होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान, समुद्री सतह का तापमान होना अनिवार्य होता है। ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन कहता है कि चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वाताक्षी मतलब इसकी आई की बात कर रहा है। किसकी आई की, चक्रवात की आई, उसके जो केंद्र है उसकी बात कर रहा है। इसको हम थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए ये चक्रवात है, मोटा मोटा समझते हैं ये चक्रवात है, और ये उसकी क्या है, वाताक्षी यानी कि आई है उसका, ठीक है, केंद्र है। तो कह रहा है कि इस केंद्र का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, ये तो इस कथन की बात रही, लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे। आइए, यहाँ पर जो वाताक्षी होता है, जो आई होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहता है। ध्यान दीजिएगा, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रहता है इसकी आँख में, चक्रवात की आँख में लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रहता है, जबकि बाह्य भागों में आप देखेंगे यहाँ पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रहता है। जहाँ पर लो प्रेशर रहेगा वहाँ हाई टेम्परेचर रहेगा, जहाँ हाई प्रेशर रहेगा वहाँ लो टेम्परेचर ही रहेगा। ठीक है, अब वापस से स्टेटमेंट पे आते हैं। कह रहे हैं ये कि वाताक्षी के अंदर का तापमान, वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब मैं यहाँ कह रही हूँ कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस कोई हाई टेम्परेचर तो है नहीं कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम हाई टेम्परेचर कैसे हो सकता है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट किया, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पाया जाता है, चक्रवात की बात कर रही हूँ, तो इस आधार पर हमारा ये कथन गलत हो जाता है। आइए तीसरा कथन क्या कह रहा है कि हाल के वर्षों में अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में कमी आई है। यहाँ तक स्पष्ट है, बोल रहे हैं कि जो अरब सागर है ना उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आई है उसकी उत्पत्ति में। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है। दूसरा कह रहे हैं कि जबकि बंगाल की खाड़ी में उसकी उत्पत्ति में वृद्धि हुई है, ये भी क्लियर है। देखिए ऐसे कथनों में क्या होता है, हो सकता है कि ऊपर नीचे स्टेटमेंट स्वैप कर दिए जाए, हालांकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि कर दिए जाते हैं। यहाँ पर किया गया या नहीं इसको हम ये देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो देखते हैं क्या है ये, कि हाल के वर्षों में अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी नहीं आई
नहीं है। जबकि आप देखेंगे, यदि आप न्यूज़ से जुड़े रहे हैं या आपने न्यूज़ में पढ़ा है कहीं, तो देखेंगे कि अरब सागर में लास्ट 2 ईयर्स में आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे तौकते हो गया चक्रवात, वहीं आपका निसर्ग चक्रवात हो गया। ये जो चक्रवात थे आपके अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात थे। तो इस तरह से वहाँ पर और भी कई चक्रवात आते ही रहते हैं, उनके चक्रवातों में वृद्धि होती ही रहती है, वहाँ पर कमी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। लेकिन आगे का कथन भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि जबकि बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति में वृद्धि हुई है। ये एकदम बात करेक्ट है। जैसे आपने कई नाम सुने होंगे, लास्ट ईयर भी इसमें यास आया था, जैसे एक चक्रवात, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी की मैं बात करी, वहीं पर उसमें अम्फान भी आया था। और अगर हम रिसेंट की, अभी हाल फिलहाल के 1-2 दिन की बात करें, तो आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे असानी नाम का एक चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी में अभी आया हुआ है। तो देखिए किस तरह से करंट में आया है असानी चक्रवात, जो बंगाल की खाड़ी में भी आया है, और किस तरह से उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से यहाँ पर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। यही यूपीएससी करती है, यही बाकी के एग्जाम्स में भी होता है। तो इसी तरह से क्या है, हमें कैसे करंट के साथ जुड़े रहना है। करंट में कुछ पूछेगा लेकिन उसके बेसिक्स से आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि करंट का भी उसमें दे देंगे और उसका पूरा बेसिक्स के साथ आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाएगा। हमें घबराना नहीं, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, तो क्या कह रहा है कि इसमें क्या हुआ है, ये कथन हमारा गलत हो जाता है। पूछ रहे हैं कि कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, हमारे तीनों ही कथन इनकरेक्ट है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उच्चतम न्यायालयों, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए, ये रहा आपका आज का प्रश्न दूसरा। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न जब आपके सामने आए, जहाँ पर ऐसी बॉडीज़ दी जाए, जहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, या किसी अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की बात की जाए, या इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए, तो वहाँ पर हमें 2-3 मोटी मोटी चीज़ें जिन पर हमें फोकस करना होता है, वो एरियाज़ क्या हैं, जैसे कि उनकी नियुक्ति किस तरह से होती है। ठीक है, उसके बाद उनकी अर्हताएँ क्या होती हैं, फिर हम वहीं देखते हैं कि जैसे कि उनकी सेवानिवृत्ति के बारे में उसमें क्या लिखा हुआ, इत्यादि चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह की चीज़ें दी गई हैं। आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या पता हमें ये समझ आ जाए थोड़ा सा और हम आगे भी इसको सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं। कम से कम 10 साल के लिए, ध्यान दीजिएगा 10 ईयर्स की बात कर रहा है, कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम कितना, 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। देखिए यहाँ पर कैसे चीज़ों से खेला गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, स्टेटमेंट में यहाँ पर हो सकता है, आपके साथ भी एग्जाम्स में हो सकता है, यहाँ पर आपको ईयर्स चेंज कर दे, या यहाँ पर किसी और की बात कर दे, किसी और न्यायालय के बारे में बोल दे, या यह हो सकता है कि इसको स्वैप कर दे, ये भी हो सकता है। हालांकि यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है हमारे एग्जाम्स में, जबकि हमें इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमें वहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 10 साल के लिए नहीं, बल्कि कम से कम यहाँ पर 5 ईयर्स की बात की गई है। कितने, 5 साल की यहाँ पर बात की गई है। कम से कम 5 साल के लिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। तो इस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 साल की बात की गई है, और जबकि करेक्ट क्या है कि 5 साल के हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर जो लिखा हुआ 5 वर्षों की बात कर रहा है। तो इस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है। देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। देखिए कहीं पढ़ा तो लग रहा है, ऐसा हो सकता है एग्जाम में बहुत बार होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा लगता है कि पढ़ा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसमें रह जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। तीसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। कहीं तो पढ़ा था ये विधिवेत्ता की बात भी कर रहे थे, राष्ट्रपति की भी बात कर रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए और वहाँ आपको ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हों, तो आप एक प्रयास ऐसा कर सकते हैं छोटा सा कि कोई एक स्टेटमेंट मान लीजिए आपको आ गया वहाँ पर, अब लग रहा है कि बाकी के स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार कोशिश कर लीजिए, क्या पता एलिमिनेशन मैथड के थ्रू ही आपका आंसर आ जाए। एंड ऑफ द डे क्या है, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पर हम वही करने की इसमें कोशिश करते हैं। आइए देखिए कैसे।
जैसे ये पता चल गया कि पहला कथन तो हमारा गलत था। चलिए बस हमें इस प्रश्न में इतना ही पता था। तो यहाँ पर क्या है, देखिए पहला कहाँ कहाँ आ रहा है, एक कहाँ कहाँ आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा है, ए में आ रहा है, ए को हम हटा देंगे। फिर देखिए एक कहाँ आ रहा है, इसमें भी, बी में भी आ रहा है, इसको भी हम हटा देंगे। फिर कहाँ आ रहा है, उपयुक्त सभी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन है, उपयुक्त सभी में तो तीनों ही आएंगे। तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब देखिए हमारे पास एलिमिनेशन मैथड के बाद क्या बचा, हमारे पास बचा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 और 3 जो कथन है वो करेक्ट है। इस आधार पे अगर देखें तो ये दोनों कथन करेक्ट है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इस तरह से हमने क्वेश्चन किया। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, ये जो लाइनें लिखी हैं वो सही है या नहीं, फिर से देख लेते हैं। किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, ये वैसे भी करेक्ट है ये। और फिर क्या लिखा है, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस हमारे करेक्ट है। एलिमिनेशन के थ्रू भी आपको बताया और मतलब उसके बाद आपको रीड आउट भी किया, तो दोनों ही तरह से ये क्वेश्चन हमारा जो है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है आज का अपना तीसरा प्रश्न, देखिए कह रहा है कि बॉन्ड यील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आइए देखते हैं इसके कथन क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि बॉन्ड के मूल्य में वृद्धि होने पर बॉन्ड के यील्ड में भी वृद्धि होती है। ये तो रही इस प्रश्न के पहले स्टेटमेंट की बात। चलिए हम वापस से अपने प्रश्न पे जाते हैं। भाई इसको तो समझ में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें भी वृद्धि बता रहा है, उसमें भी ये बॉन्ड क्या है, ये यील्ड क्या है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो रहा है ना। तो चलिए इसको पहले समझते हैं, बॉन्ड क्या होता है। देखिए बॉन्ड को पहले समझ लेंगे, यील्ड को समझ लेंगे तो हो सकता है स्टेटमेंट समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो देखिए बॉन्ड क्या है कि धन, यानी कि धन उधार लेने का एक साधन है। बॉन्ड क्या है, धन उधार लेने का एक साधन है। अब बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा है, तो बॉन्ड यील्ड क्या है कि बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न जो है वो बॉन्ड यील्ड कहलाता है एक तरीके से। यील्ड मतलब रिटर्न की बात कर रहा है जो बॉन्ड पर मिलता है। स्पष्ट हो गया है। आइए वापस से अपनी पहले कथन पे चलते हैं। कह रहा है बॉन्ड के मूल्य में वृद्धि होने पर बॉन्ड यील्ड में भी वृद्धि होती है। इसको इस तरह से समझिए, ये कह रहे हैं कि एक बॉन्ड है, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि वृद्धि होगी तो भाई यील्ड जो है उसमें भी यहाँ पर वृद्धि होगी, ठीक है, उसमें भी वृद्धि होगी। ये कथन का कहना है इस स्टेटमेंट का, लेकिन ये गलत है। देखिए कैसे गलत है, जब बॉन्ड में वृद्धि होगी तो यील्ड में यहाँ पर कमी होगी ही होगी, ठीक है, हमेशा ये ऑपोजिट चलते हैं। जब बॉन्ड में कमी होगी तो यील्ड में वृद्धि होगी। इसका मतलब समझ पा रहे हैं हम, जब बॉन्ड में जब वृद्धि होगी तो यील्ड में इसके यानी कि रिटर्न में इसकी कमी आएगी, और जब इसके रिटर्न यानी कि यील्ड में वृद्धि होगी तो बॉन्ड में कमी आएगी। ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं। और जबकि कथन कह रहा है कि दोनों में एक साथ वृद्धि आएगी, ऐसा नहीं होता। तो इस आधार पे हमारा ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखते हैं, सरकारी बॉन्ड के यील्ड में, यहाँ पर सरकारी बॉन्ड की बात कर रहा है, यील्ड में यानी कि उसके रिटर्न में सतत वृद्धि अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों, क्या कह रहा है, निजी कंपनियों के लिए सकारात्मक परिवेश का सृजन करती है। इसको देखिए ऐसे समझते हैं। देखिए ये सेंटेंस जो है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नॉर्मल सी बात है, हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो देखिए कैसे समझते हैं इसको, यहाँ पर आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, ये एक है गवर्नमेंट का बॉन्ड, ठीक है, इसको मैं जी से इंडिकेट कर देती हूँ। यहाँ पर है ये किसी प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड है, इसको मैं पी से कर देती हूँ। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए ये कह रहे हैं कि इसका जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है ना, उसका मान लीजिए 100 रुपये है। एक छोटा सा अमाउंट लेके चलते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। देखिए और प्राइवेट कंपनी का जो ये बॉन्ड है वो भी, उसका भी प्राइस कितना है, 100 रुपये। यहाँ तक तो इक्वली इनके बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। अब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर कि अपने बॉन्ड पे ना धीरे धीरे इसमें वृद्धि, बॉन्ड का जो रिटर्न है उसमें वृद्धि करती जाती है। कभी जैसे 110 कर दिया, 120 कर दिया, इस तरह से कंटिन्यू इसमें वृद्धि करती जा रही है। उसके रिटर्न, इसके यील्ड में जो है वो वृद्धि करती जा रही है। ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए जब इस जो अपने गवर्नमेंट है वो अपने बॉन्ड पर अगर रिटर्न को बढ़ाती जाएगी तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर निवेश करना चाहेगा, कोई भी निवेशक यहाँ पर निवेश करना चाहेगा। जब भाई किसी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, वो निवेश करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रिटर्न मिलेगा तो वहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए बेचारी प्राइवेट कंपनी कैसे बैठी हुई है, उस पर भी थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक प्राइवेट कंपनी है वो सिर्फ 105 बढ़ाया, 110 बढ़ाया, बहुत धीरे धीरे गति से अपना जो है वो यील्ड है यानी कि रिटर्न को बढ़ा रही है, बहुत स्लोली, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर भाई कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा। जब कोई इन्वेस्ट कर रहा है उसको इतना कम रिटर्न कर रहा है तो कोई नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो क्या होगा, इससे प्राइवेट
प्राइवेट कंपनीज के पास निवेशक कम आएंगे तो धन भी वो कम जुटा पाएंगे। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा धन जुटा पाएंगे। जब इस तरह का अच्छा अगर वो रिटर्न दे रहे हैं, इतना अच्छा यील्ड दे रहे हैं, तो क्या कह रहा है, ये तो रही एक सिनेरियो, एक आपको स्पष्ट किया कि क्या है डिफरेंस। यहाँ पर सेकंड जो कथन है वो क्या कहता है कि सरकारी बॉन्ड के यील्ड में अगर सतत वृद्धि होगी, देखिए ये वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों पर सकारात्मक परिवेश का सृजन करती है। तो आप बताइए, बेचारा ये एकदम खाली सूना सा बैठा हो, क्या इसमें सकारात्मक परिवेश का सृजन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल धन जुटा ही नहीं पा रही, सारा धन तो भाई गवर्नमेंट ही इकट्ठा करके लेके जा रही है, तो ये तो बिल्कुल खाली बैठी हुई, यहाँ पर तो इतने लोग इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे क्योंकि उनको सही वहां से रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक परिवेश का यहाँ पर सृजन हो रहा है। तो ये कथन भी हमारा आउट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं। आपके सामने है, दोनों कथन ही सही नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक ना तो दो, दोनों ही जो हमारे कथन है वो गलत है। देखिए किस तरह से इकोनॉमिक्स के आपके सामने क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हम अगर अपनी देखें, चेक करें, तो उसमें ज़्यादा रट्टाफिकेशन नहीं चल सकता कुछ चीज़ों में, है ना। इसको हमें समझना होगा, ठीक है, इसको समझना होगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसी चीज़ें मुश्किल नहीं है, आसानी से समझी जा सकती है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर आज के हम बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा, तटीय विनियमन क्षेत्र यानी कि CRZ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन कह रहा है CRZ नियम समुद्र के समीप नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के लिए किसकी पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के उद्देश्य से इनको लाए गए हैं। किसको? CRZ की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर तो जो इसका उद्देश्य दिया गया कुछ इसमें ठीक लिखा हुआ है कि भाई ठीक है भाई, यहाँ पर तटीय क्षेत्रों की बात कर रहा है, हाँ तो समुद्र के समीप के जो तटीय क्षेत्र है उनकी बात कर रहा है, लेकिन इसको हम और थोड़ा सा साधारण और सिंपल इसको समझते हैं। देश के जो संवेदनशील तटीय क्षेत्र हैं उनमें गतिविधियों को नियमित करने के लिए इस उद्देश्य से इसको लाया गया था। अब तटीय क्षेत्रों में देखिए यहाँ पर समुद्री के समीप की बात कर रहा है, वहीं पर इसमें आप देखेंगे एस्चुरीज भी होते हैं, वहीं खाड़ियों की भी बात इसमें की जाती है, उनके भी समीप जो पारिस्थितिकी तंत्र उनकी रक्षा के लिए इसको उद्देश्य से इसको लाया गया था। तो इसका मतलब है ये कथन जो हमारा है वो करेक्ट है। तो ठीक है भाई, हम इसको करेक्ट मान लेते हैं, ये हमारा कथन करेक्ट है भी करेक्ट है। दूसरा कह रहा है तटीय विनियमन क्षेत्र का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया था। देखिए जब इस तरह के किसी क्षेत्र या किसी चीज़ की बात की जाए तो ध्यान देना होगा दो तीन चीज़ों पे कि उसका उद्देश्य क्या है, स्पष्ट है, ये किसके अंतर्गत लाया गया, किस एक्ट के थ्रू लाया गया, ये भी स्पष्ट है, ठीक है, इसको कब लाया गया, किसकी बात कर रहा है, जो इसका उद्देश्य है वो किस क्षेत्र की बात कर रहा है, क्या वो उस क्षेत्र की जो बात कर रहा है उसमें फुलफिल हो पा रही है चीज़ें या नहीं हो पा रही है। तो देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा कथन जो कह रहा है कि तटीय विनियमन क्षेत्र का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। मान लीजिए हमें ये स्टेटमेंट नहीं आता है, एक बार को हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा मान लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हर स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको कुछ माफी चाहती हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स होता है पहले स्टेटमेंट से भी हम देखेंगे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ये कनेक्टेड है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसको तटीय विनियमन क्षेत्र का निर्माण किसके अंतर्गत किया गया, अधिनियम किसके तहत किया गया, 1986 यानी कि इसके तहत किया गया। इसको क्यों बनाया गया था, इसको बनाया गया था जो हमारे समुद्र के समीप नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की, इसको ध्यान दीजिए, इसको क्यों बनाया गया था, CRZ को पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए इसको CRZ को बनाया गया, किसके अंतर्गत बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। तो यहाँ पर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा की जो बात है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही उनका प्रावधान किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से लिंक है ये कि देखिए इसको किसके अंतर्गत लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, हम कंफ्यूज है, हमें नहीं आता। फिर सोचिए कि तटीय विनियमन क्षेत्र किसके लिए लाया गया, पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के, और पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा का अधिकतर हमने देखा है जो प्रावधान है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किए जाते हैं। तो इस आधार पे हमारा ये कथन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए इस तरह से ही क्वेश्चंस को अगर आप लिंक करेंगे, एक दूसरे से मैच करके देखेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई नहीं आता तो देखिए, जब नहीं आता तो हर तरह की चीज़ें हम ट्राई करते कि भाई इस पैटर्न से भी देख लें, इस पैटर्न से भी ट्राई करने में क्या जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा तो उस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ये जो हमारा दूसरा कथन है ये करेक्ट हो जाता है इस तरह से देखने पर। आइए तीसरा कथन क्या कह रहा है, CRZ इसकी बात कर रहा है, तटीय विनियमन क्षेत्र, जो Z नियम है वो 2018 द्वीपीय क्षेत्रों में
किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी आर्थिक या विकासात्मक गतिविधि की अनुमति नहीं देता है। देखिए ये कथन जो कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से फिर से पढ़िए। कह रहा है कि ये जो कथन है ना, जो CRZ नियम 2018 द्वीपीय क्षेत्र, मान लीजिए ये पूरा द्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है, कह रहे हैं ये पूरे द्वीपीय क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार की आर्थिक या विकासात्मक गतिविधि पर रोक लगाता है, मतलब बैन कर देता है। अब जरा आप सोचिए ठहर के कि अगर हमारी सारी किसी भी द्वीपीय क्षेत्र पे सारी जल से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी आर्थिक गतिविधियां, उन पर रोक लगा देगा, तो आने वाले समय में जितने भी विकासात्मक जो कार्य हो रहे हैं वो सब अवरुद्ध हो जाएंगे। कैसे होंगे? जब इस पे गतिविधि पे ही रोक लगा देगा। तो ऐसा नहीं होता। बहुत एक्सट्रीम की बात कर रहा है कि किसी भी आर्थिक गतिविधि, इसका कोई एक क्षेत्र होगा ना कि भाई उस क्षेत्र में आप ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, उसके बाद आप चाहें तो आर्थिक ऐसी गतिविधि कर सकते हैं। तो इसमें भी यही हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि 20 मीटर का जो क्षेत्र है उसे नो डेवलपमेंट जोन के बारे में बताया गया, उसको नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया है 20 मीटर का। तो कहते हैं कि भाई उस क्षेत्र में आप नहीं जा सकते, जिसमें देखिए 20 मीटर की बात की गई, उस क्षेत्र में आप कोई आर्थिक या विकासात्मक कार्य नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ अपना द्वीपीय क्षेत्र है उसमें आप चाहें तो कोई भी आर्थिकी या फिर विकासात्मक कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कथन कह रहा था कि पूरे द्वीपीय क्षेत्र की बात कर रहा है, जबकि ये गलत है, बहुत एक्सट्रीम की बात कर रहा भी है। देखिए ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ पर हमारा ये कथन गलत हो जाता है। देखिए क्या पूछ रहे कि कौन से कथन सही है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से कथन सही, पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन करेक्ट है, तीसरा गलत है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर, आज के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कहता है आज का अपना अंतिम प्रश्न? देखिए, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद, ध्यान दीजिएगा, गुड फ्राइडे समझौता यानी कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है? देखिए लास्ट आपको याद होगा एक दो वीडियोस पहले जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे आपको यहाँ पर वर्ड दे दिए जाएंगे, ऐसे यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा जो दिखने में लगता है कि उसका मीनिंग कुछ और होगा, पर एक्चुअल में उसका मतलब कुछ और होता है। स्टेटमेंट में हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही दिया जाता है कि दिखे कि हाँ एग्जैक्टली इसका मतलब यही होगा। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ मेरी देखी होंगी तो मैंने इसी तरह के कुछ शब्दों का वहाँ पर प्रयोग करके आपके सामने ऐसे प्रश्न लाए थे। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लाने का क्या मतलब है, क्योंकि इस तरह से ना यूपीएससी भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है और काफ़ी ट्रेंडिंग उसके क्वेश्चंस होते हैं कि कोई भी हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला कोई ऐसा पर्टिकुलर लाइन हो गया, पर्टिकुलर वर्ड हो गया, तो वहाँ दे देते हैं और 4 स्टेटमेंट दे देते हैं। देखने में वो बड़ा लगता है कि छोटा सा है, साधारण सा है, लेकिन अगर हमने नहीं पढ़ा है तो वहीं पर हमसे चूक हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना है वहाँ पर। आइए पहले सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है? हाल ही में इजराइल, यूएई, बहरीन के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय समझौता है ये। दूसरा कह रहा है रूस एवं यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को रोकने हेतु दोनों देशों के बीच चीन की मध्यस्थता का में हुआ समझौता है। उत्तरी आयरलैंड में क्या लिखा है? उत्तरी आयरलैंड में आंतरिक शांति स्थापना हेतु आयरिश सरकार एवं ब्रिटिश सरकार के बीच एक ये एग्रीमेंट है। ठीक है। चौथा क्या कह रहा है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू रणनीतिक वर्चस्व के लिए भारत एवं फ्रांस के बीच ये हुआ एक एग्रीमेंट है। देखिए ये चारों स्टेटमेंट पढ़ लिए। देखिए इस तरह की चीज़ों को अगर हम अच्छे से अगर न्यूज़ में कनेक्टेड रहेंगे, न्यूज़पेपर को डेली रीड आउट करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों के गलत होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हर चीज़ में ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें हमें पढ़नी ही पड़ती हैं। तो जैसे ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आए तो भाई पढ़ा होगा तो हम एकदम करेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट था वो क्या था? उत्तरी आयरलैंड में आंतरिक शांति स्थापना हेतु आयरिश सरकार एवं ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ एक एग्रीमेंट है। स्पष्ट हो गया है। आइए थोड़ा सा इसको व्याख्या से और समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि आयरिश बॉर्डर समस्या के समाधान एवं उत्तरी आयरलैंड में आंतरिक शांति की स्थापना हेतु 10 अप्रैल 1988 गुड फ्राइडे के दिन, ध्यान दीजिएगा, आयरलैंड एवं ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ था और इसे बेलफास्ट समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए हो सकता है वहां पर वो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट का नाम देखिए, आपको वो नाम ना दे के आपको क्या दे दे? बेलफास्ट का यहाँ पर समझौते का नाम देके पूछ ले। तो कैसे एक ही नाम से कई दूसरे नामों के थ्रू भी आपसे वो प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो क्या है, देखिए ऐसी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, क्वेश्चंस का अभ्यास करते रहेंगे तो गलतियों की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाएंगी। तो चलिए इसी तरह से हम आज के अपने इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सबसे मैं आशा करती हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप पसंद कर रहे होंगे इसको, और इसी तरह से आप अपने सुझाव हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और मेहनत करें, हम और आपको कुछ नया सिखा पाएँ और हम भी आपसे कुछ नया सीख सकें। चलिए इसी के साथ मैं आप सबको शुक्रिया कहती हूँ। धन्यवाद।